विश्वविद्यालय या बीएचयू के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो काम हमारी आज की तारीख में सर सबसे नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी टॉक में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वॉक द टॉक करने वाले हैं इंदौर जिले के मुखिया और कलेक्टर सम्मानीय श्री आकाश त्रिपाठी जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ के इस खास सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी बिल्कुल। लगातार कलेक्टर साहब से जनता जो है कई सारे सवाल करना चाहती है और ये मौके बहुत कम जनता को मिल पाते हैं जब वो सीधे अपने कलेक्टर यानी कि जिले के मुखिया से मुखातिब होती है। आज हम जनता के तमाम सवालों के जवाब चाहेंगे और कलेक्टर साहब की जो एक अलग कार्यशैली है उसके पीछे का राज जानेंगे और किस तरह से वो अपनी कलेक्ट्री कार्यकाल जो है लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ निजी जीवन में किस तरह से कलेक्टर श्री त्रिपाठी अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं। आज सीधे उनसे मुखातिब होंगे। सर सबसे पहला सवाल, बीता साल कई सारे चुनौतियां, कई सारी उपलब्धियां लेकर आया। लगातार जिस तरह से चुनौतियों की फहरिस्त लंबी रही वहीं उपलब्धियां भी आपने खूब हासिल की। निर्वाचन जैसी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को आपने बेहतर ढंग से जो है निभाया। किस तरह से बीते साल को याद करते हैं, किस तरह से उपलब्धियों की फहरिस्त को याद करते हैं? देखिए, पिछला साल निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था। एक तो चुनावी वर्ष जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ से भरा हुआ होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ रहती हैं और सभी का एक कंपटीशन रहता है कि इसी तरह से वोटर को इम्प्रेस करके, जनता को इम्प्रेस करके कहीं ना कहीं चुनाव में विजय प्राप्त करें। उसको देखते हुए सामंजस्य बिठाना कि कहीं ना कहीं हमारी कार्रवाइयाँ भी होती रहें, हमारे एक्शंस भी होते रहें और साथ साथ एक बैलेंस भी बना रहे, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था। हमारी जो एक शुरुआत से एक चुनौती जो मुझे अपने कार्यकाल में मिली थी, जो BRTS को कंप्लीट कराना पहली बात, और दूसरी बात कंप्लीट कराने के बाद उसको हम ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन करना, तो वो हम लोग पूरी तरीके से पूर्ण कर पाए। और इसके साथ साथ केवल BRTS की बात नहीं, बात है कि एक सफल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले और दूसरा जो ट्रैफिक है, मैं समझता हूँ आज की डेट में हमारे शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस ट्रैफिक को कैसे हम रेगुलेट करें, इस ट्रैफिक में हम कैसे लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करा पाएँ। तो उसमें हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि कुछ नई सड़कें, कुछ नए रास्ते खोले जाएँ। उसमें कुछ LIG लिंक रोड पे प्रयास हुआ, MR9 पे भी हम लोगों ने ट्राई किया है, कुछ लेफ्ट टर्न्स हम लोगों ने पलासिया हुआ या इंडस्ट्रीज़ हाउस हुआ और भी आगे हमारे प्लान्स इसको करने के, उनको भी हमने टेकअप किया। फिर सबसे बड़ी चुनौती, जैसा आपने भी मेंशन किया, सबसे बड़ी चुनौती चुनाव थी। चुनाव में इंदौर ज़िला प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है और इसमें सबसे ज़्यादा 9 विधानसभाएँ थी, करीब 2500 बूथ थे। तो उसमें एक संदेह था कि कहीं ना कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कहीं कोई रिपोल करना पड़े या कहीं कोई माहौल ख़राब हो, और उसको हम लोग बहुत सक्सेसफुली कर पाए। एक भी घटना हमारी इस चुनाव के दौरान नहीं हुई। सभी चरण जो उसके हैं, मतदान के, चाहे मतगणना हो चाहे मतदान हो, सभी बिल्कुल सक्सेसफुली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात रही। बिल्कुल। लगातार सर आपने चैलेंजेस को पार किया। 2013 कई सारी खट्टी मीठी यादें आपके बीच छोड़ करके गया और खासतौर पर जिले के प्रशासनिक संकुल में आपने जो एक अनुशासन का वातावरण निर्मित किया है, लगातार जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी आपने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। ये जो एक आपकी अद्भुत कार्यशैली है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं लाइफ में डिसिप्लिन लाए बिना आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और ये सभी जीवन पे लागू, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आपकी, मैं कहता हूँ अगर पारिवारिक ज़िंदगी भी है उसमें भी अगर आप कहीं ना कहीं अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कभी अच्छे नहीं निकल पाएंगे। तो हमारे ऑफिस में थोड़ी सी ये परंपरा गलत पड़ गई थी, लोगों को कोई टाइम नहीं था आने का, कभी कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 12:30 बजे आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले तो ये किया कि मैंने खुद अपने ऊपर वो चीज़ लागू की और करीब 10:30 बजे से पहले ही मैं हमेशा ऑफिस पहुँचता हूँ। और सरप्राइज़ चेक्स कराए कई बार, तो उसमें निश्चित रूप से कई लोग अनुपस्थित पाए। इनिशियली कार्रवाइयाँ करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे फिर लोग उसमें ढल गए।
दूसरा हम लोगों ने एक डेकोरम बना के रखा हमेशा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों चाहे कोई भी हो, वो एक सामान्य जो एक प्रक्रिया है, एक सामान्य जो मैं कहूँगा एटिकेट है, उसके थ्रू ही आए। दूसरा ये प्रयास भी रहा कि जन सुनवाई की प्रक्रिया भी ठीक कराई जाए हमारे कलेक्ट्रेट में, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। तो कुल मिला के ये रहा है कि सामंजस्य बना के बैलेंस वे में और अनुशासन भी इस तरह से उसकी गोली दी जाए कि ऐसा ना लगे कि कोई ऐसा हो। बिल्कुल ठीक बात है, वाकई में लाजमी भी है, अनुशासन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुझे याद आता है सर 11 जुलाई 2012 का वो दिन जब आपने इंदौर जिले के मुखिया के तौर पर कमान संभाली और जिले के प्रशासनिक कप्तान आप बने, कलेक्टर की कुर्सी आपने संभाली। लगातार जो आपने मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को भी एडमिनिस्ट्रेशन में लागू किया। आप अभी जैसे मुझे जहाँ तक जानकारी है आप MBA की पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये जो मैनेजमेंट का फॉर्मूला था ये कितना आपको कारगर असर करता दिखाई दिया पूरे? देखिए, मैं कहूँगा मैं वैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो यहीं GSITS से मैंने किया है और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करने में एक लॉजिक और मैनेजमेंट का एक इनहेरेंट उसके कोर्स में ही लॉजिक होता है और कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई इस प्रकार की होती है कि वो लॉजिकली आपको काफ़ी ओपन कर देता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे उसका सहारा मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन मेरा विषय था और वही चीज़ कई IT बेस्ड इनिशिएटिव हम लोग चाहे पिछले जिलों हों या इस जिलों में हम लोग जो किए हैं वो उसके माध्यम से करने में सुविधा भी हुई है। तो MBA की पढ़ाई जहाँ तक है, मैंने एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स लिया, लेकिन सही बताऊँ तो अभी उसके लिए मैं परसू करने का टाइम नहीं मिल पाया। बिल्कुल। तो किस तरह से मैनेजमेंट आपको लगता है एक बेहतरीन रोल अदा करता है, खासतौर पर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया हो, प्रशासन? देखिए, मैं समझता हूँ मैनेजमेंट जो है कॉमन सेंस होता है और दूसरी बात यह है कि टीम वर्क होता है। कहीं भी आप अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते, जब तक आपकी टीम आपके साथ नहीं है आप डिलीवर नहीं कर सकते। कोई भी प्रोजेक्ट्स हमारे रहे हो, कोई भी इनिशिएटिव्स रहे हो, सभी में हमारे अधिकारियों की टीम ने पहले तो उनको मोटिवेट करना आवश्यक है। मोटिवेट एज ए लीडर आप खुद भी अच्छा काम प्रदर्शित करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं और मोटिवेशन के बाद फिर उनसे टीम वर्क में एक स्पिरिट बनाकर कार्य करना और उसको अंजाम देना, ये बेसिकली मैनेजमेंट का हम लोग का सूत्र है। लगातार सर मुझे आपके कार्यकाल के कई सारे काम याद आते हैं। अगर भूश्रवण अभियान की हम बात करें तो आपने पुलिस के सहयोग से थानावार शिविर लगवाए और लगातार जो इंदौर शहर में लगातार ज़मीनों को लेकर के जो एक गोरख धंधे की बातें आ रही थी, तमाम तरह की मामले उजागर होते, लैंड स्कैम को रोकने में आपने सबसे पहले अपने कदम बढ़ाए थे। इसको लेकर के आपका क्या? देखिए, भूश्रवण में हम लोग की मेन सोच ये थी कि हम लोग उसमें ऐसे मामले जिसमें हम लोग को शुरुआत में अवैध कब्जों की बहुत शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ के छोटे छोटे गुंडे या छोटे बड़े गुंडे लोगों से कहीं प्लॉट कब्जा कर लेते हैं, उसको लेकर हमने शुरू किया था। लेकिन शुरुआत में तो उसमें अच्छी सफलता मिली और ऐसे केसेस भी आए, लेकिन बाद में जो हम लोगों ने तय नहीं किया था, कोऑपरेटिव रिलेटेड मैटर ही पूरे आने लग गए। कोऑपरेटिव रिलेटेड मैटर में पूर्व में यहाँ पे एक अभियान चल चुका है और दूसरा उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आई थी, कहीं ना कहीं करप्शन की भी बहुत बातें आई थी उसमें। तो कोऑपरेटिव को हमने टारगेट किया नहीं था और फिर लास्ट में उसमें कोऑपरेटिव पे ही पूरा फोकस हो गया, इसलिए हमने उसको अभी डिसकंटिन्यू किया था। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर भी एक बड़ा चैलेंज है, यहाँ के लोगों की एक रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूँ कम से कम ऐसे 10,000 से 15,000 प्लॉट होल्डर्स होंगे जिनको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर से कोई ना कोई ग्रीवांस है। तो उसके लिए भी सिस्टमेटिक वे में हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ किया जाए और हो सकता है जल्दी ही हम लोग इसमें कुछ डायरेक्शन में करें, लेकिन वो भी एक रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी सोचा कि जो अवैध कोरोनाइजेशन बहुत रैम्पेंट हो रहा था, मैंने देखा खासकर शहर से लगे हुए जो ग्राम पंचायत है उनमें बहुत तेज़ी से हो रहा था, उसको हमने बहुत सख्ती से लगाम रखी। पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड जब्त करके वहाँ पे उन पे इंक्वायरियाँ भी की और उसके बाद वो चीज़ें पर लगाम लगी। और दूसरा, उन जो हमारे 23 पंचायतें थी और 29 गांव थे, उनको हमने शहरी सीमा में शामिल किया ताकि जिनके पास कोई टेक्निकल नो हाउ है और वो किसी भी तरीके की परमिशन देके कुछ भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उस पर फिर रोक लगी उससे। सर, आपके कार्यकाल की उपलब्धियों की बात करें तो खासगी ट्रस्ट का जो एक मामला था, लगातार जो बेशकीमती ज़मीनें बेचे जाने के जो स्कैम्स उजागर हुए थे, उस पर भी रोकथाम लगी और आपने जांच कमेटी की भी गठित की, लगातार जिम्मेदारी भी अधिकारी। देखिए, खासगी ट्रस्ट मैं मानता हूँ न केवल बेशकीमती ज़मीनें हैं बल्कि वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो देवी अहिल्याबाई ने क्रिएट की थी और वो ना भूतो ना भविष्यति हैं, अनमोल। हाँ, जितने हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र हैं पूरे देश में, वहाँ पे उन्होंने कहीं धर्मशाला, कहीं पे घाट, कहीं ना मंदिर में कुछ काम कराया, सभी जगहों पे कार्य कराए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता हमको हरिद्वार का घाट बचाने में मिली है। वो अभी तक जिसने ख़रीदा था, जिसको ट्रस्ट ने गलत तरीके से बेचा था, उसके नाम नामांतरण नहीं हो पाया हम लोग के एफर्ट से और जल्दी वो हमारे नाम पे शिफ्ट हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने पूरे देश भर की प्रॉपर्टीज़ को मैंने शासन के नाम दर्ज करने का आदेश किया था और सभी देश भर के कलेक्टर्स जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं सबको आदेश भेजा था। कई जगहों पर इसकी तामीली हो चुकी है, इलाहाबाद में भी हमने इसको वेरीफाई कराया था, दूसरी जगहों पर भी शासन ने भी अब इसको टेकअप किया है और मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान में तो पूरी तरह से रोक लग गई, लेकिन अब इसमें इसको कैसे हम लोग
और बेहतर प्रबंधन में ला सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल। सर, इंदौर शहर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। जिस तरह से इंदौर लगातार एक विस्तार कर रहा है, एक्सपांशन हो रहा है शहर का, सराउंडिंग्स में डेवलपमेंट हो रहा है, सुपर कॉरिडोर की अगर हम बात करें या बाईपास के आसपास होने वाले डेवलपमेंट की बात करें, तो ऐसे में किस तरह से चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं आपके लिए बतौर इंदौर कलेक्टर सर? देखिए, बाईपास में बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रहा है और उनके कॉलोनाइजर्स के साथ हम लोग 2-3 मीटिंग्स कर चुके हैं और हम लोगों ने उनको ये सुझाव दिया है, बल्कि एक ऑफ़र दिया है कि ड्रेनेज और ड्रिंकिंग वाटर, ये 2 सेक्टर्स जो हैं जिसमें अभी लोगों को भविष्य में बहुत आवश्यकताएं आएंगी। अभी लोग उन जगहों पे ज़्यादा बसे नहीं है, केवल प्लॉट्स लेके रख लिए हैं या फ्लैट्स लेके रख लिए हैं। जब वहाँ बसाहट हो जाएगी तब ड्रेनेज और ड्रिंकिंग वाटर के इशूज़ मेजर होंगे। हमने नर्मदा को पाइपलाइन को राऊ से मोड़कर बाईपास की तरफ लाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इन कॉलोनाइजर्स को भी अंश लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल नगर निगम नहीं कर पाएगा। उनको ऑफ़र दिया है, उनके लेवल पे विचार विमर्श चल रहा है, इसमें बिल्डर्स को भी और वहाँ के रहने वाले रहवासियों को भी थोड़ा उनको ऊपर प्रेशर करना पड़ेगा, क्योंकि आधी प्रॉपर्टीज़ वो बेच चुके हैं, उन लोग बहुत रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ड्रेनेज में भी इसी प्रकार है, हर किसी का एसटीपी नहीं है। हमने ये कहा है कि सबको अपना अपना एसटीपी जरूर बनाए उसमें, और एसटीपी ना बनाने वालों पे भविष्य में हम लोग पब्लिक न्यूसेंस की भी कार्रवाई करेंगे जो लोग एसटीपी टेकअप नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो 29 गाँव में जहाँ पे इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा था, उसको बहुत एफर्ट करके हम लोग नोटिफिकेशन करा के फाइनली शहरी सीमा में ले लिया है। उसमें अब नगर निगम सीमा के आने के बाद भवन अनुमति सब चीज़ें रेगुलेट हो गई हैं, पूरा रिकॉर्ड नगर निगम को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद भी कुछ गांव हमारे ऐसे बचे थे जो प्लानिंग एरिया के जस्ट लगे हुए राऊ और उसके महू के बीच के भी हैं और इधर की तरफ भी हैं, मधार की साइड में। तो उनके लिए अभी मैंने एक साडा का प्रपोज़ किया है, एक स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस प्रकार की अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ पचमढ़ी में और ग्वालियर में हैं और उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वहाँ पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के फंक्शंस उस बॉडी को मिलते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराते हैं। तो वो आवास पर्यावरण में प्रचलित है, अगर वो होगा तो वो भी एक साडा एरिया भी अच्छा यहाँ पे डेवलप हो सकता है। सर, डेवलपमेंट की बात हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट रहा, जैसा कि आपने बताया। इंदौर में टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां इंदौर में अपनी दस्तक दे चुकी हैं, लगातार अपने प्लांट को बनाने के लिए उनकी कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या इंदौर एक रोजगार के नज़रिए से बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा, और खासतौर पर नौजवानों में जो बेरोजगारी की समस्या है वो कुछ हद तक सरकार और प्रशासनिक स्तर पर भी हल की जा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से टीसीएस इन्फोसिस में जो खुद का रोजगार मिलेगा वो तो एक है ही है। उनके आने भर से वो एक मैग्नेट की तरह बाकी वेंडर्स को भी अट्रैक्ट करेंगी और मैं समझता हूँ और बड़ी कंपनीज तो आएंगी ही, साथ साथ छोटी छोटी कंपनीज जिसमें रोजगार पोटेंशियल बहुत होता है। बीपीओज जो हैं जैसे, उनमें रोजगार पोटेंशियल बहुत होता है। अगर हमारे पास अच्छे 100 बीपीओज भी आ गए जो कि बहुत बड़े लेवल के ना हो, छोटे भी हों, उसमें रोजगार का पोटेंशियल बहुत होता है। दूसरा, इन कंपनीज़ के आने के बाद जो आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ बढ़ेंगे, उनकी इनकम लेवल्स अच्छे होते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी शहर को मिलेगा और शहर विकास में कहीं ना कहीं उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इतिहास के थोड़ा सा पन्नों को पलटें, आपके कार्यकाल के थोड़ा सा पीछे जाएं तो चंदन नगर में एक मामूली सा जब विवाद होता है और उस विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि दंगा फसाद का रूप ले लिया, ऐसे में प्रशासनिक कप्तान होने के नाते आपने जो सूझबूझ दिखाई, मुझे याद आता है वो नज़ारा जब आप हेलमेट पहनकर चंदन नगर में उस क्षेत्र से जब आप दौरा कर रहे थे, लगातार पेट्रोलिंग हो रही थी, पुलिस के बड़े अधिकारी भी आपके साथ थे। किस तरह से ऐसे समय में सर आपने एक निर्णय लिया और क्या आप इसको उपलब्धि मानते हैं कि जो दंगे का एक रूप ले चुकी थी घटना, उसको बहुत जल्दी आपने काबू में लिया? निश्चित रूप से इंदौर शहर और इंदौर ज़िला बहुत संवेदनशील है सांप्रदायिक रूप से। पिछले चुनावों के पहले एक मेजर दंगा यहाँ पे हो चुका है। इस बार हम लोग सबसे बड़ी चिंता यही थी कि इसको किसी तरह कंटेन किया जाए, इसके बाद ये आग ना फैले। और लगभग वो एक वीक हम लोग के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा थका देने वाला और बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा था। उसमें हम लोग लगातार मूवमेंट पे रहे, लगातार एक एक लेवल पे बातचीत भी करते रहे, हर लेवल पे हर समाज के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से हम लोग इसमें जुड़े रहे। मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों ने भी, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया इसमें। उन्होंने जो चीज़ें हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, अगर आपको ज्ञापन इस समय नहीं देना है तो उन्होंने उस चीज़ को माना कि संवेदनशील समय है, अभी हम उसको अवॉइड करें। कई चीज़ें उन्होंने टाइमिंग हमारे साथ एडजस्ट किए, कई बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला है और हम लोग विद इन अ वीक उसको पूरा कंट्रोल करके शांत कर पाए। वहाँ पे शांति मार्च भी निकला और कोई भी ऐसी प्राण क्षति नहीं हुई, ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी। जिस दिन वो हुआ था उस दिन इमीडिएट डिसीजन मुझे कर्फ्यू का लेना पड़ा थाना स्थल पे, और बहुत आवश्यक है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो आग बहुत तेज़ी से फैल सकती थी। तो मैं समझता हूँ एक हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही और ईश्वर की कृपा रही कि ये चीज़ थम गई।
सर, एक जो सामंजस्य की नीति आप अपनाते हैं, लगातार मैंने देखा है जो टीम जिला प्रशासन है या कहा जाए आपके जो मातहत अधिकारी हैं, उनके साथ आप जब बैठक में रहते हैं तो बड़े ही अनुशासन के साथ जो है फैसले लिए जाते हैं और उनको अमली जामा पहनाने पर भी आपका पूरा जोर रहता है। खासतौर पर हम जनसुनवाई के दौरान कई सारे नज़ारे ऐसे देखते हैं जब जो है जनता आपके पास आती है, आवेदन देती है, पीड़ित आता है, आर्थिक मदद मांगता है, तुरंत उसकी त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। आपको लगता है जनता की जो समस्याएं हैं इसको किस हद तक आप समाधान तक पहुंचा पाए? देखिए, जन सुनवाई में जब मैं पहली जन सुनवाई में यहाँ बैठा तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी मछली बाजार में बैठा हूँ और आवेदन की क्या प्रक्रिया है, रजिस्टर कहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर कैसे वो कोई रिकॉर्ड नहीं था उसका। तो हमने सबसे पहले उसको कंप्यूटराइज़ किया कि हर आवेदन कंप्यूटराइज होगा। दूसरा का विभाग उसमें जो पालन प्रतिवेदन देंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन दे सकते हैं, तो उसकी पूरी सॉफ्टवेयर लेके हमने नेक्स्ट वीक से इम्प्लीमेंट की, 1 वीक बाद। दूसरा, हम लोग ने यहाँ पे रेड क्रॉस से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट आरोग्य। ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि गरीबी रेखा में तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं गरीब है। अगर किसी की साल की 1 लाख या 1.5 लाख की भी इनकम है तो वो अगर बड़ी बीमारी आ जाती है, कोई बड़ा ऑपरेशन आ जाता है तो उसके लिए उसकी कमर टूट जाती है और वो कहीं ना कहीं फिर कर्जे में और इसमें डूब जाता है। तो उसमें हम लोग एक लिमिटेड वे में, चाहे वो 25,000 की हो, 50,000 की, ऐसी सहायता प्रोजेक्ट आरोग्य के माध्यम से सीधे हॉस्पिटल्स को करते हैं। हॉस्पिटल को चेक देते हैं जहाँ उसका ऑपरेशन होता है। तो ऐसे लगभग हम लोग अभी तक 200 केसेस कर भी चुके हैं जो जन सुनवाई में ऐसे लोग आते हैं, तो हमने मदद की है और उसके लिए लोगों से दान भी प्राप्त किया है। लगभग पिछले वर्ष हमको रेड क्रॉस में दान से लगभग 1.25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे और लगभग इस योजना में हम लोग 1.5 करोड़ रुपए लोगों को सहायता भी पहुंचा चुके हैं। तो ये इनिशिएटिव राज्य शासन स्तर पे भी लाइक किया गया, हो सकता है भविष्य में कभी कोई स्कीम बने इसकी। लेकिन एक तो वो है, दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है बीपीएल कार्ड्स बनाने की। ये मांग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और कहीं ना कहीं उसका प्रतिशत भी हमारे यहाँ प्रदेश की तुलना में कम है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मंथ से, जनवरी फर्स्ट वीक से ही मेरा प्रयास रहेगा, पहले मंगलवार से ये व्यवस्था ला रहे हैं। इसमें हम लोग डिसेंट्रलाइज करके 15 जोनल कार्यालयों में कंप्यूटराइज व्यवस्था रखेंगे जहाँ पे आवेदन, कुछ दस्तावेज उसके फिक्स कर रहे हैं, उनको साथ वो बीपीएल का आवेदन दे सकेगा। उनको हम लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उसकी टीम्स बनाई, हमने वार्ड वार टीम्स बनाई हैं जो उसकी जांच करेंगे। उसको हर मंगलवार को हम लोग रखेंगे ताकि 15 केंद्रों पे लोगों को सुविधा उपलब्ध हो। और ये जो एक मेजर डिमांड है जनता की कि बीपीएल कार्ड्स बनाए जाएं, तो जिनकी पात्रता होगी कम से कम उनके बनेंगे। उसमें हम लोग ये भी प्रावधान कर रहे हैं कि उसके एक अलग सॉफ्टवेयर में रजिस्टर करें ताकि डुप्लीकेशन ना हो। अगर किसी की जांच हो चुकी है और वो अपात्र पाया गया तो दोबारा उसका एप्लीकेशन आएगा तो वो सर्च ऑप्शन में ही वो खत्म हो जाएगा कि आपका पेपर, आपको पहले ही जाँच हो चुकी है। सर, विधानसभा निर्वाचन के दरमियान मैंने आपको देखा था लगातार आप बैठकों में जो है काफ़ी व्यस्त रहे और निर्वाचन सही ढंग से हो, पारदर्शी ढंग से हो, इस पर पूरा आपका फोकस रहा। चुनाव आयोग ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी थी, या कहा जाए जिले के मुखिया होने के नाते, निर्वाचन अधिकारी होने के नाते आपको दी थी, स्वीप प्लान के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की। बहुत अच्छा प्रतिसाद भी आपको इसमें जनता ने दिया और मतदान का प्रतिशत बढ़कर भी आया और इसको चुनाव आयोग ने भी सराहा। अब आगे भी निर्वाचन होना है, लोकसभा का निर्वाचन होना है, नगर निगम का निर्वाचन, आगे भी इस तरह से लगनशीलता आपकी जारी रहेगी निर्वाचन? देखिए, एक तो जहाँ तक चुनाव की बात है उसमें चुनाव आयोग की अपेक्षा ये रहती है और वो होना भी चाहिए कि जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन मशीनरी पूरी तरह से निष्पक्ष हो, किसी भी पार्टी के प्रभाव में ना रहे और पूरा जो उसकी प्रक्रिया है A to Z पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया रहे और ये पूरा सुनिश्चित किया हम लोगों ने। इसके अलावा इस बार स्वीप प्लान जो था वो बेसिकली वोटर्स का परसेंटेज टर्नआउट बढ़ाने के लिए था। इसके लिए इस बार हमने यूथ वोटर्स को सबसे ज़्यादा प्रयास किया उनको जोड़ने का। हमारे यहाँ 33% वोटर्स यूथ वोटर्स हैं, जिनको हम यूथ में काउंट कर रहे हैं। वो 18 to 29 एज ग्रुप हमने लिया था और लगभग सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसी से बढ़ा है जो हम लोग को अभी तक असेसमेंट हुआ है। और शहरी क्षेत्रों में लगभग हर विधानसभा हम लोग 5 से 6% मतदान बढ़ा पाए हैं। शहरी क्षेत्रों में मेजर हम लोगों ने फोकस भी किया था, तो लगभग जो हमको परसेंटेज इंक्रीज़ मिला है और नंबर ऑफ़ वोटर चूँकि हमारे 21 लाख से अधिक थे तो उसका एब्सोल्यूट नंबर भी बहुत ज़्यादा है। तो उस दृष्टि से हमको बहुत सफलता मिली उस चीज़ को करने में और ओवरऑल प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी पारदर्शी और अनुशासन में करी और लोकसभा में भी निश्चित रूप से हम लोग इसको और बेहतर करना चाहेंगे। नगर निगम के चुनाव और पंचायत के चुनाव भविष्य में आने हैं वो ईवीएम से होंगे, ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, तो वो एक नया तय का चुनाव अगली बार देखने को मिलेगा। इसे भी एक चैलेंज मानेंगे आने वाले नए साल का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर, लगातार बीआरटीएस प्रोजेक्ट की बात जो है, इंदौर का जब नाम आता है और खासतौर पर विकास के मॉडल प्रोजेक्ट की बात होती है तो बीआरटीएस, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जरूर जिक्र आता है। और अगर हम देश की बात करें तो राजधानी दिल्ली को ले लें या गुजरात की बात करें, अहमदाबाद को ले लें, जहाँ भी बीआरटीएस का जो है फॉर्मूला अप्लाई किया गया, वहाँ जनता की एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर के ज़रूर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। इंदौर में आपको क्या लगता है, नागरिकों में क्या वाकई में सिविक सेंस की कमी है? जिस तरह से ट्रैफिक को लेकर लगातार जो है वॉल्यूशन ऑफ रूल्स देखने को मिलते हैं। नहीं, देखिए, मैं सिविक सेंस
ओवरऑल इंडिया में डेवलप होने की आवश्यकता है, सर। लेकिन इंदौर में कोई ऐसा कम है ऐसा मैं नहीं मानता, बल्कि यहाँ पे लोग शांतिप्रिय और ज़्यादा सिविक सेंस वाले हैं और शहरों की तुलना में। लेकिन ये प्रश्न है कि आप सड़क में कितना हिस्सा शेयर करना चाहते हैं। लोगों को एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न आता है कि हम लोग को सड़क का जितना हिस्सा मिल रहा है उससे लगभग थोड़ा ही कम बसेस के लिए जा रहा है। बसेस में ट्रैवल करने वाले लोग वो लोग हैं जिनके पास अपने पर्सनल व्हीकल है नहीं, या तो थोड़े से कमज़ोर वर्ग के हैं। तो जिसके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खुद का है, उसके लिए वो सिस्टम हमेशा एक उनको लगता है, कष्ट होता है कि सड़क का एक पोर्शन उसके लिए चला गया। अगर हम उसको एक्चुअली एनालाइज करें, साइंटिफिकली करें, तो वैसा स्थिति है नहीं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैरिंग कैपेसिटी जो उसकी है बसेस के माध्यम से वो इतनी रहती है कि उतने सड़क के पोर्शंस उतने ही लोग जा सकते हैं। लेकिन एक मेजर कमी जो इंदौर में BRTS में है वर्तमान में, जो उसकी डिज़ाइन को भी लेकर थी, कि इसका जो MV लेन है उसमें कई जगहों पे जंक्शंस ठीक डेवलप नहीं किए। शिवाजी वाटिका का जंक्शन है, नवलखा का जंक्शन है, भंवर कुआं है, GPO, सभी जंक्शंस में मेजर लेफ्ट टर्न्स क्लियर करने की आवश्यकता है और कुछ जंक्शन इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। वो हम लोग बहुत जल्दी शुरू भी कर रहे हैं। अभी चुनाव आचार संहिता के कारण हम रुक गए थे, और इनको करने के बाद मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा फ़र्क दिखाई पड़ेगा। आप एक एग्जांपल देखिए, पलासिया का जो जंक्शन है, एक लेफ्ट टर्न हम लोग ने वहाँ के अतिक्रमण हटा के निकाला, तो उसके माध्यम से वहाँ का पलासिया का जो कंजेशन है वो ख़त्म हो गया। शिवाजी वाटिका में हम लोग 2 लेफ्ट टर्न्स प्लान कर रहे हैं, वो करने के बाद आप देखेंगे शिवाजी वाटिका में मेजर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार भंवर कुआं और नवलखा सभी जंक्शंस में जंक्शंस इंप्रूवमेंट के छोटे छोटे कार्य करने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और मैं समझता हूँ उसके बाद जनता में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। जहाँ तक BRTS सिस्टम की बात है, हम लोगों ने इसको एक फुल फ्लेजेड कॉम्पैक्ट क्लोज सिस्टम के रूप में डेवलप किया है, और मैं कहूँगा वर्ल्ड के टॉप 3 में इसको चुना गया है। इस वर्ष जो स्टेट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड जो है उसके लिए टॉप 3 सिटीज़ में इंदौर आया है। ये बहुत गर्व की बात है, इंडिया की एकमात्र सिटी आई है, और बाकी 2 एक अर्जेंटीना का है, एक चाइना का है। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी क्वालिटी को सराहा गया है। एक्सपेंशन की सर बात हो रही है, कहा जा रहा है कि BRTS जो है ये प्रोजेक्ट सुपर कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा, क्या इसको फिजिबल आप मानते हैं? देखिए, इसमें अभी हम लोगों ने जो एक्सपेंशन में चीज़ें सोची हैं, एक तो पहली बात फीडर रूट्स को फोकस करने की आवश्यकता है। फीडर रूट्स में हम लोग छोटी बसेस ला रहे हैं, उसका प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो गया है, और वो छोटी बसेस हमारे जंक्शन पॉइंट से अंदर की तरफ बस्तियों में, कॉलोनीज़ में जाएंगी, ताकि एंड टू एंड कनेक्टिविटी का भी सॉल्यूशन मिल सके। इसके अलावा बाइसिकल्स भी हम लोग दे रहे हैं। उसका भी रीज़न ये है कि अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे करीब 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स हमारी बसेस में ट्रैवल करते हैं, उनको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए बसेस के उतरने के बाद उनको साइकिल्स उपलब्ध हो सके, तो वो भी एक है। इसके अलावा एक्सपेंशन की जहाँ तक बात है, अभी AV रोड में ही हम लोग इसको पीछे पंचवटी तक और उधर राऊ तक इसको ले जाना चाहते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम लोग रेलिंग लगा के ले जाएं, हम लोग इनिशियली ये भी सोच रहे हैं कि बिना रेलिंग के भी उसको मिक्स ट्रैफिक में भी ले जाएं। इसी प्रकार MR10 एक पोटेंशियल है जिसमें हम उधर बाईपास तक कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा उधर सुपर कॉरिडोर होते हुए एयरपोर्ट तक, तो वो भी हमारा एक टारगेट है कि उसको भी टेकअप करें। रिवर साइड कॉरिडोर में अभी कुछ फाइनेंसिंग की इशू है, वो क्लियर होने के बाद उसको भी टेकअप करेंगे। सर आगे बढ़ते हैं, लगातार विकास से जुड़ी कई सारी बातें होंगी। लोक परिवहन का एक बहुत बड़ा जो है पहलू है जो इंदौर को लेकर के हमेशा से चर्चा में रहता है। मेट्रो ट्रेन को चलाने का जो कवायदे हैं वो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। सर्वे रिपोर्ट भी बन चुकी है, कई सारे ट्राम्स चलाने की बातें IDA इंदौर विकास प्राधिकरण ने करी। अब एक बार फिर मेट्रो ट्रेन का कहीं ना कहीं शिगुफा सामने है, और जनता सोच रही है कि क्या ये प्रैक्टिकली संभव है, और आपको लगता है लोक परिवहन की सुविधाओं में इजाफा करने से, खासतौर पर मेट्रो ट्रेन चलाने से बहुत सारी समस्याएं कम? देखिए, पहली बात, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट थोड़ा सा समय तो लेते हैं निश्चित रूप में, उसमें पेशेंस की आवश्यकता है, कुछ साल लगते हैं इनको होने में, क्योंकि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हैं और कुछ हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स इसमें हैं। तो इसमें शासन ने बहुत सॉलिडली मूव किया है, और इस बार मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्क्रीट लेवल पे किया है, और जयपुर में मेट्रो चालू हो चुका है। तो ये एक हमारे लिए उदाहरण है कि अब सेकंड लेवल टाउन्स जो हैं, दिल्ली, बॉम्बे, उसके बाद उनमें भी मेट्रो सब शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूँ इंदौर भी उस कड़ी में जुड़ेगा, और कुछ वर्ष बाद हमारे मेट्रो के नक्शे पे होने पर निश्चित रूप से उससे बहुत सुविधाएं बढ़ेंगी। इनिशियली वाइबिलिटी इश्यूज़ उसमें आ सकते हैं, क्योंकि हमारे टाउन साइज़ और पॉपुलेशन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की मेट्रो का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन कुछ समय में वो वाइबल हो जाएगा। एक सवाल सर मेरे जहन में आया है, मैंने ऐसा अनुभव किया है जब से इंदौर शहर में पत्रकारिता की है, तकरीबन 10 सालों से ज़्यादा का वक्त बीत गया, तो देखने में आया कि जब भी इंदौर ज़िले में कलेक्टर रहते हैं, उनका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अगर हम पूर्व की बात करें तो NSA की कार्रवाई करना, रासुका की कार्रवाई करना एक बहुत बड़ा टारगेट माना जाता है कलेक्टर साहब के लिए। तो क्या आपका भी कोई इस तरह का कोई लक्ष्य है, या NSA की कार्रवाई जैसा ही कोई आप फॉर्मूला? नहीं, देखिए, NSA की कार्रवाई हम लोग चुनाव के दौरान इतनी अधिक संख्या में की कि मेरे ख्याल से कई जिलों के 10 जिलों को मिला के हमारे यहाँ हुई होंगी, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता भी है, पॉपुलेशन है, क्रिमिनल्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं,
तो उसको देखते हुए आवश्यकता भी थी, लेकिन हमारा लक्ष्य डेवलपमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा है। और जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ पे हम लोग कैसे लोगों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था दे सकें, और उसमें वो तभी संभव है जब आप चौड़ी रोड्स कर दें, नए ओपनिंग्स निकालें, नए जंक्शंस इंप्रूव करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करें। तो एक बहुत बड़ा फोकस तो वो है। दूसरा, यहाँ पे एक आस्था का केंद्र है खजराना, और दूसरा रंजीत हनुमान। इन दोनों में भी हम लोगों ने शुरू से एक मास्टर प्लान लेके चले, डे 1 से ही उसको 1 महीने के अंदर बना के, और उसमें लगभग उस मास्टर प्लान का 50% तो हम अभी तक इम्प्लीमेंट कर चुके, और एक बहुत अच्छे सेंटर के रूप में वो डेवलप हुआ है। उसको भी हम लोगों ने टेकअप किया। जैसा मैंने बताया, जन सुनवाई को और पब्लिक हियरिंग को सुधारना, उस व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, उसमें अब BPL भी हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, तो वो भी एक प्राथमिकता है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि अवैध कॉलोनी पर रोकथाम और जो अनियोजित विकास है उसको कंट्रोल करना, तो उसमें भी काफ़ी हद तक शहरी सीमा में गांव आ जाने के कारण, और अब अगर साडा भी आ जाता है तो उसको भी हम लोग बहुत इफेक्टिवली अभी तक काफ़ी कुछ कंट्रोल कर पाएँ, और भी आगे कर पाएंगे उसमें। तो ये सभी प्रयास अभी तक फोकस में रहे। चलिए सर, बहुत सारी बातें हो गई इंदौर जिले की और खासतौर पर प्रशासनिक जिम्मेदारी की। थोड़ा सा निजी जीवन पर आते हैं, क्योंकि इंदौर शहर की जनता जो है कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब का निजी जीवन कैसे बीतता है ये भी जानना चाहती है। सबसे पहले 24 घंटा इंदौर शहर के कलेक्टर, इंदौर जिले के कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी जी का कैसे बीतता है, कैसे शुरुआत होती है और कैसे रात हो जाती है? नहीं, देखिए, लगभग मेरा दिन लगभग सुबह 10 बजे से चालू हो जाता है, और उसके पहले भी कभी कभी कुछ मिलने वाले अगर आ गए तो थोड़ा पहले भी बीच में हो जाता है, या कुछ फाइलें अगर बची हैं तो वो हो जाती हैं घर पे। उसके बाद लगभग 7 बजे के आसपास मेरा दिन जो है एक तरह से जो प्रशासनिक वाला है, नॉर्मल दिनों में वो होता है। कभी कोई VIP विज़िट हुई, कोई प्रोटोकॉल हुआ, कोई लॉ एंड ऑर्डर हुआ, या कोई अन्य व्यवस्थाएं आ गई, तो फिर वो उसका फिर कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है कब वो 8, 9, 10 बजे का फिक्स ख़त्म होगा। लेकिन नॉर्मल डे पे, एक एवरेज डे पे 7 बजे के आसपास मानी। तो उसके बाद मैं एक अपनी हॉबी परसू करता हूँ, टेनिस खेलने की। टेनिस काफ़ी समय से खेलता रहा हूँ, और करीब 1 घंटा मैं टेनिस खेलता हूँ। तो हफ्ते में 3 से 4 दिन, 4 एक दिन हम लोग टेनिस में खेल पाता हूँ। इसके अलावा शाम को, रात में फिर मैं फाइलें करता हूँ, करीब 1.5-2 घंटे हमारे उसमें जाते हैं कि उसमें बच्चे भी साथ होते हैं, लेकिन फाइल्स हमारी चूँकि पेंडेंस रहते हैं तो उनको भी क्लियर करने का रहता है। कुछ ऑफिशियल कॉल्स होते हैं, उनको टेकअप करना होता है। टीवी मैं बहुत कम देखता हूँ, मतलब कोई ऐसे बहुत पसंद भी नहीं आते सीरियल्स, तो कभी एक आध कोई देख लिया जो चल रहा है बस उसमें, और न्यूज़ आइटम्स देख लिए। उसके अलावा एक रीडिंग की मेरी हॉबी है। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन समय मिलता है, या कभी समय मिलता है ट्रैवलिंग के दौरान, तो नॉवेल्स, मैं इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ता हूँ, उसमें काफ़ी रुचि है मेरी। और मूवीज़ मैं देखता हूँ। मूवीज़ में लेट नाइट शो जाने का रहता है, जब भी जाते हैं तो मूवीज़ देखना भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये बेसिकली निजी है, और बच्चों को जब कभी मौका मिलता है, और पढ़ाने का भी, खासकर बेटे को अभी जो 6th में है उसको पढ़ाने का भी कोशिश करता हूँ। सर, निजी जीवन के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं, फैमिली के लिए, जब छुट्टी का दिन होता है? तो आमतौर पर देखने में आता है कि कलेक्टर साहब के यहाँ हमेशा जो है लोगों के मिलने वालों का तांता, या VIP मूवमेंट्स के कारण कई बार छुट्टी भी जो है कहीं ना कहीं। देखिए, इंदौर में विशेषकर मैंने देखा VIP मूवमेंट काफ़ी रहता है, और अधिकतर छुट्टी के दिनों में रहता है। तो यहाँ पे कई छुट्टी के दिन ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन जब भी उसके अलावा उपलब्ध होता है, खासकर चुनाव के दौरान हमको हमारे छुट्टी के दिन मिल पाए थे जनरली, और उस दौरान फिर हम लोग घर पे कभी जैसे बाहर चूल्हे में खाना बनवा लिया, या बच्चों के साथ थोड़ा देर खेल लिए, कुछ घर के अंदर गेम्स खेल लिए, या वो बच्चा क्रिकेट खेलता है तो उसके साथ खेल लिए। तो इस प्रकार से बच्चों के साथ और फैमिली के साथ टाइम व्यतीत करने का प्रयास करता है। बहुत अच्छा सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अंत में जाते जाते ये नए साल की बेला है, और 2014 यानी कि नया साल बहुत ही नज़दीक है, और नए साल की बेला में हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में न्यू ईयर रिजोल्यूशन आपका क्या होगा? नए साल पर क्या संकल्प होगा जिसके साथ आप जिले के मुखिया, कप्तान के तौर पर जो है काम करने वाले हैं? देखिए, जिस सर्विस में हम लोग हैं, वो बेसिकली उसका उद्देश्य ये है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी राहत दे सकें, और उनके विकास के लिए क्या कार्य कर सकें। तो वही प्रयास रहेगा कि जिस भी कैपेसिटी में मैं रहूं, और ज़िले के, शहर के विकास के लिए पूरा ध्यान रहे उसमें। केवल शहर नहीं, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र भी है उसका भी विकास भी साथ साथ उसी समानांतर गति से होता रहे, तो उसका पूरा प्रयास रहेगा। और एक चुनाव हमको अभी इमीडिएट फिर फेस करना है, लोकसभा, वो भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित हो, ये भी एक प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे खास बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि इंदौर शहर की जनता को उन तमाम सवालों का जवाब मिला होगा, जिसका जवाब जो है वो सीधे कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी जी से जाना चाह रहे। तो साफ तौर पर उनकी बातों से भी झलकता है कि जीवन में अनुशासन
सबसे अहम भूमिका अदा करता है। ऐसे में उन्होंने प्रशासनिक कप्तान होने के नाते अनुशासन को जो है तरजीह दी है और साथ ही साथ सुनियोजित विकास को लेकर उनका विजन पूरी तरह से साफ है। देखना होगा नया साल क्या कुछ लेकर आता है और जिला प्रशासन किस तरह से बेहतर प्रशासनिक प्रणाली को कर पाने में कितना सफल साबित होता है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, सिटी टॉक में इतना ही। अपने कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ नमस्कार। विश्वविद्यालय या BHU के का बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये तो अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो क्या? देखिए, अब किसी को नुकसान मनन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर कि वो हम हमारी आज की तारीख में सबसे